हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 10 अगस्त का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। दैट 70 शो इसका टाइटल है। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है ये, और इंडिया के इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। टैबलेट्स पे, लैपटॉप्स पे, सर्वर्स पे ऐसी रेस्ट्रिक्शंस इंडिया ने लगाई हैं जो कि 1970 के 1980 के लाइसेंस राज के जैसी हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन सारे एस्पेक्ट्स इन क्वेश्चंस में कवर होंगे। आर्टिकल पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, और एट द एंड ऑफ द क्लास आपको इस क्विज पे वो अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाएंगे आपको। आइए कुछ नया सीखते हैं। YET की वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। yourenglishtutor.in कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, जाके यहाँ पे एक्सप्लोर करें वेबसाइट को। डेली आपको क्विज मिलता है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, फिक्स प्रेपोजिशन, इडियम्स, फ्रेजेस और फ्री क्रैश कोर्स, सबका फ़ायदा आप ले सकते हैं। चलिए, कह रहा है जी दैट 70s शो। देखिए, 70 शो या दैट 70 शो एक हॉलीवुड सीरियल का नाम था, वेब सीरीज़ का नाम था। आप इसको नेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको दिखाएगा ये दैट 70 शो। ठीक है। अब इस वेब सीरीज़ का हमारे आर्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये जो नाम इसने यूज़ किया है ना, ये कर रहा है 70s में, 1970 में, 1980 के आसपास भारत में जो लाइसेंस राज हुआ करता था। हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए, बहुत करप्शन था। उस करप्शन वाले जो माहौल है उसकी बात कर रहा है, और 70 शो करके हमें बता रहा है कि 70s में जो हुआ करता था वही नज़ारा आपको फिर से देखने को मिल सकता है। नाम इसने सीरियल का दे दिया दैट 70 शो। बहुत प्यारा सीरियल हुआ करता था ये 90s का। आप इसको जाकर के चेक करें, देखें ज़रूर से अगर आपको टाइम मिलता है तो ये दैट 70 शो जो है सीरियल के नाम से इसने टाइटल को करेक्ट कर दिया। बात कर रहा है ऑन इंडियाज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स। बात हो रही है इंडिया के रेस्ट्रिक्शंस की, इंडिया की पाबंदियों की, जो है इंपोर्ट्स पे, आयात पे। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द प्रपोज्ड लाइसेंसिंग रिजीम फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंपोर्ट्स डेंट्स इंडियाज क्रेडिबिलिटी। कह रहा है जो प्रपोज्ड लाइसेंसिंग रिजीम है, ऐसा लाइसेंस का रिजीम, रिजीम का मतलब होता है सिस्टम या फ्रेमवर्क। लाइसेंसिंग मतलब जिसमें लाइसेंस मिलेगा, और प्रपोज्ड मतलब जिसको प्रपोज किया गया है, जिसका प्रपोजल रखा गया है। कह रहा है ऐसा जो रिजीम है ना लाइसेंसिंग वाला, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए, लैपटॉप्स के लिए या टैबलेट्स के लिए और इनके इंपोर्ट्स के लिए, कह रहा है वो डेंट करता है, चोट मारता है भारत की क्रेडिबिलिटी पे, भारत की भरोसेमंदी पे। तो अभी तक तो लैपटॉप्स कहीं से भी आ रहे थे, ताइवान से, चाइना से, यूएस से। अब अचानक से भारत सरकार ने बोला है कि आप लैपटॉप्स को अगर मंगाओगे तो इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, ऐसे आप कहीं से लैपटॉप नहीं मंगा सकते हो। तो यही काम तो भारत सरकार आज से 50 साल पहले किया करती थी, जब हम लाइसेंस राज चलाया करते थे। हर चीज़ के लिए हम लाइसेंस की मांग करते थे और खूब करप्शन होता था देश में। तो कह रहा है फिर से आप उसी तरफ बढ़ चले हो, और ये जो आपका काम है, हरकत है, ये भारत की भरोसेमंदी पे बहुत बड़ा डेंट मारती है इंटरनेशनल मार्केट में। रिजीम आपका सब्जेक्ट है। रिजीम का मतलब होता है प्रशासन, सिस्टम, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर। डेंट्स इसकी वर्ब है। डेंट का मतलब होता है चोट मारना, ठीक है, डैमेज करना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं। सारे वोकैबलरी वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, और उसी के साथ में क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। इन क्लासेस को बनाने में काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगती है, ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। आपके लाइक्स और शेयर से इनको पूरी रीच मिल पाती है। जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं YET के कोर्सेज़ का। YET आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, UPSC का, SSC का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से UPSC कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको UPSC में या स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है।
विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए अपनी वोकैब शीट आज की 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करेंगे स्टेम फ्रॉम से। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ का कहीं से इमर्ज होना, ओरिजिनेट होना, कहीं से निकल करके आना। द पैंडमिक हैज़ स्टेम्ड फ्रॉम द नेग्लिजेंस ऑफ चाइना। ये पैंडमिक निकल करके आई है, उभर करके आई है, ओरिजिनेट हुई है चाइना की नेग्लिजेंस से, चाइना की लापरवाही से। स्टेम फ्रॉम को ओरिजिनेट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम जैसे आप बोल रहे हैं वैसे ही अपीयर फ्रॉम, मटेरियलाइज फ्रॉम, एमिनेट फ्रॉम, क्रॉप अप फ्रॉम और अराइज फ्रॉम भी बोल सकते हैं। आज आप क्रॉप अप फ्रॉम जो है ना, इस फ्रेजल वर्ब को आर्टिकल में देखेंगे। सबके बाद में फ्रॉम लगा हुआ है, ध्यान दिया करो इन चीज़ों का, है ना। यही चीज़ें जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स का कॉन्सेप्ट बन जाती हैं। बढ़े आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है अपने पास प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब होता है पावर या मास्टरी, किसी काम में निपुणता या किसी काम में आपकी डोमिनेंस। ठीक है, इसको आप डेक्सटेरिटी भी बोलते हैं। डेक्स्टर वो आदमी होता है जो निपुण होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है। डेक्सटेरिटी मतलब उसकी एक्सपर्टनेस। यूसेन बोल्ट हैज़ सेट अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एथलेटिक प्रोवेस। यूसेन बोल्ट ने एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया है एथलेटिक प्रोवेस का, एथलेटिक मास्टरी का। जो वो 9.2 या 1 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करते हैं, वो अपने आप में एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह है एथलेटिक्स के फील्ड में, है ना। चलिए मास्टरी नाम के इस वर्ड को याद रखेंगे, प्रोवेस को आर्टिकल में आज इसको देखेंगे आप। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिफर। देखिए डिफर वर्ड के 2 मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है किसी चीज़ को डिले या पोस्टपोन करना। जो आप काम 5 तारीख को करने वाले थे, अब उसको अगर आप 10 को या 15 को करने वाले हैं तो ये आपने डिफ़र कर दिया, उस काम को आगे के लिए खिसका दिया है। और दूसरा डिफ़र वर्ड का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट पे करना, किसी को इज्जत देना, है ना, किसी बड़े के सामने। तो ये जो डिफ़र का दूसरा मीनिंग है तब आएगा जब डिफ़र के बाद में टू लगा होगा। डिफ़र टू समबडी, किसी को आप इज्जत दे रहे हैं। अब देखो आज जो पहला वाला मीनिंग है आप आर्टिकल में यूज़ होता हुआ देखेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ डिफर्ड इट्स प्लान्स टू सेल इट्स स्टेक इन द इंडियन रेलवेज। सरकार ने डिफ़र कर दिया है, डिले या पोस्टपोन कर दिया है अपने प्लान्स को, जो अपना हिस्सा बेचने के थे इंडियन रेलवेज में। पहला मीनिंग यूज़ हो गया ना, पोस्टपोन करने वाला। अब देखो दूसरा वाला भी यूज़ हो सकता है कभी। पॉलिटिशियंस शुड डिफ़र टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द इलेक्टोरेट। पॉलिटिशियंस को हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं की, अपने वोटर बेस की, अपने इलेक्टोरेट की। डिफ़र के बाद में टू लगाएगा तब दूसरा वाला मीनिंग निकल के आएगा। आगे किसी चीज़ को अगर आप वो करते हैं ना, डिले करते हैं, तो उसको होल्ड ऑफ या पुट ऑफ भी बोलते हैं। आज डिफ़र वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है एक्सपीडाइट या एक्सपीडिएट। दोनों सेम ही वर्ड्स हैं, आपको पता ही है। ए लगा दोगे तो पुरानी वाली स्पेलिंग बन जाएगी इस वर्ड की, ए निकाल दोगे तो नई वाली स्पेलिंग बन जाएगी। दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ करना या रफ्तार बढ़ाना, किसी काम की रफ्तार बढ़ाना। लेकिन रफ्तार इस तरीके से बढ़े कि उसकी एफिशिएंसी ख़राब ना हो, काम बिल्कुल अच्छे से ही हो, चाहे तेज़ रफ्तार से हो। वी नीड टू प्रोड्यूस मोर वैक्सीन्स टू एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट वैक्सीनेशन अगेंस्ट द वायरस। हमें ज़रूरत है और वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने की, ताकि हम तेज़ कर सकें हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वायरस के सामने, बीमारी के सामने। एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट को आप क्विकन, हेसन, एक्सेलरेट, इन सभी वर्ड से भी बता सकते हैं। और एक इसका नेगेटिव सिनोनिम है रश थ्रू। रश थ्रू का मतलब होता है तेज़ी तो करना किसी काम में, लेकिन उस काम को अच्छे से ना करना। जल्दबाजी में जब कोई काम करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं, तब आप रश थ्रू करते हैं। लेकिन एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट में काम को तेज़ किया जाता है पूरी कुशलता के साथ में, बिना किसी जल्दबाजी के। समझ गए ना, दोनों का मतलब तेज़ करना ही है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी बनी रहेगी। एक्सपीडिशियस इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होगा फास्ट। ठीक है, क्विक या फास्ट, ये फॉर्म आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड अपना आज का, हार्क बैक। हार्क बैक ये एक फ्रेजल वर्ब है और एक नाउन भी है। नाउन फॉर्म में और फ्रेजल वर्ब फॉर्म में इसका मीनिंग सेम ही है। किसी पास्ट की चीज़ को याद करना या करवाना, किसी पास्ट की चीज़ को याद करना या करवाना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हार्क बैक। सम ओल्ड पीपल ऑलवेज हार्क बैक टू हाउ थिंग्स वर 30 years अगो। कुछ बूढ़े लोग हमेशा हार्क बैक करते हैं, और किस तरफ,
कैसे चीज़ें हुआ करती थी 30 साल पहले। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? पुरानी बातें करना कि 30 साल पहले ऐसा था, 20 साल पहले ऐसा था, है ना, हार्क बैक करना। तो वो याद करते हैं या याद करवाते हैं? द न्यू स्टाइल या दिस न्यू स्टाइल हार्क्स बैक टू द फैशन ऑफ 60s। ये नया स्टाइल जो है हार्क बैक करता है, याद करवाता है 1960 के फैशन की। चलिए, टू इसके बाद में अक्सर लगाया जाता है इसकी फ्रेजल वर्ब फॉर्म के बाद। आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। इसको रिमाइंड करना, रिकॉल करना या बी रेमिनिसेंट ऑफ होना भी बोलते हैं। चलिए, आज वोकैब अच्छी खासी है और हैवी है ना, 6 वर्ड्स आपको करवा दिए हैं। अगला जो वर्ड है वो है फॉर बोर्डिंग। फॉर मतलब पहले से, बोर्ड करना यानी बताना, प्रिडिक्ट करना। तो फॉर बोर्डिंग वर्ड का मतलब हो गया पहले से प्रिडिक्ट करने वाला, पहले से कुछ बताने वाला। लेकिन ये वर्ड है जो है नेगेटिव। ये हमेशा गलत चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की बात करता है। इसको अपशगुन भी बोल सकते हैं हिंदी में। फॉर बोर्डिंग मतलब अपशगुना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है शगुन भरा, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ऑस्पिशियस। अपशगुने को फॉरबिडिंग, शगुन भरे को ऑस्पिशियस। अ क्रैश इन क्रूड प्राइसेस इज फॉरवर्डिंग फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। क्रूड के प्राइसेस में जो एक उतार आया है वो एक अपशगुन है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। अपशगुने को आप पोर्टेंशियस या ओमिनस भी बोलते हैं। आज ये ओमिनस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ये वर्ड बना है बैड ओमेन से, ठीक है। ओमेन का मतलब ही होता है जी गलत चीज़ या उसका गलत प्रिडिक्शन। बैड ओमेन समझ गए ना, ओमिनस जिसमें आप समझ गए ना, इस तरह की बात हो जो गलत हो आपके लिए, आपको फ्यूचर में गलत इंडिकेशन देती हो। चलिए, ये कॉमन से वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। अब बढ़ेंगे आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। देखिए, 1970-1980 के दशक में, या यूं कह दें कि 1990 से पहले, भारत एक अजीब सी समस्या से जूझ रहा था जिसको बोलते हैं लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म। लाइसेंस राज जो है एक्सट्रीम करप्शन का दूसरा नाम था। भारत में क्या होता था, कोई भी व्यापार करना है तो आपको दसियों लाइसेंस जो है सरकार से लेने पड़ते थे। अगर आपको होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है तो 50 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। 50 सरकारी दफ्तरों में जाओगे आप, नगर पालिका से लेकर के एक्साइज टैक्स के ऑफिस तक, और फिर आपका होटल खुलेगा और 50 जगह आपको घूस देनी पड़ेगी। समझ गए ना? तो व्यापार करना बड़ा मुश्किल था। अगर इंडस्ट्री लगानी थी, फैक्ट्री लगानी थी, तो फिर तो कहने ही क्या, आपकी एक पूरी टीम जो है हमेशा ही लाइसेंसेस पे काम करती रहती थी। ये लाइसेंस मिल गया और ये लाइसेंस एक्सपायर हो गया। धीरे धीरे करके इस लाइसेंस राज को हमने ख़त्म किया। 1990 में सरकार ने उदारीकरण किया, जिसको आप बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन चीज़ों को सरकार ने ख़त्म किया। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके सरकार, आज की 2023 की सरकार फिर से ऐसी ट्रेड पॉलिसीज़ को अपना रही है जिसमें लाइसेंस राज की हमें झलक दिखाई देती है। जैसे सरकार ने भी रिसेंटली बोला कि आपको लैपटॉप्स अगर भारत में इंपोर्ट करने हैं तो अब आप अपने आप से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, सरकार से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो। इसी लाइसेंस राज से तो 70 साल परेशान रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है, करप्शन को हमने ख़त्म किया है। अब आप फिर से नए लाइसेंस वाला सिस्टम डाल रहे हो। आप क्यों पुराने वाले पास की तरफ फिर से जाना चाहते हो? ये सब चीज़ों को ख़त्म करो। और ऐसी हरकतों की वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है दुनिया भर में। आज आप दुनिया भर के बाज़ारों से आने वाले लैपटॉप्स को, इंपोर्ट को रोकने के लिए लाइसेंस राज लेकर के आ रहे हो। वैसे ही कल आप जब कुछ एक्सपोर्ट करोगे किसी कंट्री में, वहाँ भी वो ऐसा ही लाइसेंस रख देंगे, आपके जो है एक्सपोर्ट वो भी ख़राब होंगे। आज के आर्टिकल की टोन है कंसर्न, बड़ा परेशान है, कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है भारत के इस मूव को लेकर के। शुरू करें अब इसको। कह रहा है जी, मेकिंग अ सडन एंड शार्प शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑन August 3rd notified restrictions on imports of laptops, personal computers, tablets, servers, making it compulsory for importers to secure a license। कह रहे जी, मेक करते हुए एक सडन और शार्प शिफ्ट को, एक बहुत ही अचानक से आने वाले जो है टेढ़े से या तीखे से बदलाव को, तो बड़ा सा बदलाव लाते हुए, शिफ्ट समझते हैं ना बदलाव, और किस में? इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। हुआ क्या? कह रहे इस अजीब से काम को करते हुए भारत का जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है उसने अगस्त 3 को नोटिफाई किया रेस्ट्रिक्शंस को या पाबंदियों को। और ये पाबंदियां किस पे थी? ये पाबंदियां थी इंपोर्ट्स पे, आयात पे, इन सभी आइटम्स के, लैपटॉप्स, पीसी, टैबलेट्स और सर्वर्स। और ये काम कैसे किया इन्होंने?
ये इंडस्ट्री मिनिस्टर ने ये काम किया इस चीज़ को कंपलसरी बनाते हुए, ज़रूरी बनाते हुए इंपोर्टर्स के लिए, आयात करने वालों के लिए, कि वो सिक्योर करें एक लाइसेंस, वो सरकार से जा करके लें एक लाइसेंस। आया सेंटेंस समझ में? सब्जेक्ट है कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर, वर्ब है इसकी नोटिफाइड। अगस्त 3 को ये काम हो चुका है, इसलिए वर्ब को पास्ट में रखा गया V2 में। अगस्त 3 तो निकल चुकी है ना, तो जब भी सेंटेंस में ऐसे टाइम का रेफरेंस दिया गया हो जो टाइम निकल चुका हो, जो टाइम अभी पास्ट का हो, तो वर्ब को प्रेजेंट में यूज़ ना करें, वर्ब को हमेशा पास्ट में इस्तेमाल करें। चाहे तो V2 लगाएं, चाहे पास्ट इंडेफिनिट लगाएं, पास्ट परफेक्ट लगाएं, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। मेकिंग यहाँ पे, मार्किंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस एक्शन है, और मेकिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर नोटिफाई कर रहे थे तो वो एक शार्प शिफ्ट को मार्क भी कर रहे थे और इस चीज़ को कंपलसरी भी बना रहे थे। दोनों तीनों काम एक साथ हो रहे थे। चलिए आगे बढ़े, सेंटेंस क्लियर है ना? आगे कह रहा है जी, द कर्ब्स वर टू किक इन विद इमीडिएट इफेक्ट, rattling the entire supply chain, including shipments in transit, and igniting fears of shortages and price surges, especially ahead of the festive जो है सीजन। ये जो कर्ब्स हैं, ये जो पाबंदियां हैं, ये किक इन करने वाली थी, ये शुरू होने वाली थी इमीडिएट इफेक्ट के साथ में, तुरंत प्रभाव के साथ में। तो जब इन्होंने अनाउंसमेंट की ना, बोले जब मैंने अनाउंसमेंट किया तो हाथों हाथ ही पाबंदी लग जाएगी, 1 या 2 दिन का टाइम भी आपको नहीं मिलेगा। और ये सारा काम कैसे होने वाला था? कह रहा है ये पाबंदियां किक इन करने वाली थी तुरंत प्रभाव से, रैटल करते हुए, डिस्टर्ब करते हुए, अपसेट करते हुए, हिलाते हुए पूरी सप्लाई चेन को। और कह रहा है यहाँ तक कि जिसमें वो शिपमेंट्स भी शामिल थी, वो वाले ट्रक्स भी शामिल थे जो अभी रास्ते में थे, इन ट्रांजिट थे। समझे? जो भारत में अभी तक घुसा नहीं है, वो ट्रक पे भी ये आयात जो है लाइसेंस लगने वाला था। और ये सारा काम हुआ था इग्नाइट करते हुए, भड़काते हुए, फियर्स को, डर को, शॉर्टेजेस का यानी कमी का, और प्राइस में सर्जिस का, दामों में बढ़ोतरी का। और ये सब कुछ हो रहा था खास करके फेस्टिव सीजन से पहले, अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन। सिंपल सेंटेंस, कर्ब्स आपका सब्जेक्ट है, वर इसकी वर्ब है, किक इन करना, किसी चीज़ का कम इनटू इफेक्ट होना, स्टार्ट होना, शुरू होना। रैटल करना यानी किसी चीज़ को हिला के रख देना, अपसेट कर देना। इग्नाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना या प्रोवोक करना। जब ये कर्ब्स जो है किक इन होने वाले थे, तभी ये रैटल भी कर रहे थे, हिला के भी रख रहे थे, और फियर्स को इग्नाइट भी कर रहे थे, डर को प्रोवोक भी कर रहे थे। रैटलिंग, इग्नाइटिंग दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, कर्ब्स की मेन वर्ब के साथ में साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा रहे हैं। ये सब आपको बेसिक्स में करवाया गया ग्रामर के। चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे देखें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, कैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म साइमल्टेनियस एक्शन का काम करती है ना। चलिए, शिपमेंट्स का मतलब होता है जो कंसाइनमेंट आते हैं, जो समझ गए ना, ट्रक्स वगैरह आते हैं, उनको बोलते हैं शिपमेंट्स। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले या बिफोर। कह रहे जी आगे, द गवर्नमेंट sought टू सजेस्ट दिस वॉज प्राइमरली ड्रिवन बाय सिक्योरिटी कंसर्न्स। कह रहे सरकार ने कोशिश की ये सजेस्ट करने की, ये इशारा करने की कि ये जो पूरा मामला था प्राइमरली ये ड्रिवन था, मुख्यतः ये ड्राइव किया हुआ था सिक्योरिटी कंसर्न्स के द्वारा, सुरक्षा की चिंताओं के द्वारा। सरकार ने बोला हमें अपनी देश की नेशनल सिक्योरिटी की बहुत चिंता है, इसलिए हम इस पूरे काम को कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कैसे? नेशनल सिक्योरिटी का क्या कनेक्शन है लैपटॉप से भाई? कह रहे डैश लगा के बता रहा है, इम्पोर्टेड डिवाइसेस कुड बी यूज्ड फॉर सर्वेलेंस जस्ट एज मोबाइल फोन्स कुड हैव स्पाईवेयर। कह रहे इंपोर्टेड डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं सर्वेलेंस के लिए, निगरानी के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मोबाइल फ़ोन्स में स्पाईवेयर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स में भी स्पाइंग करने वाला सॉफ्टवेयर जो है हो सकते हैं। डिवाइस आपका सब्जेक्ट है, कुड बी यूज इसकी वर्ब है, मोबाइल फ़ोन्स की वर्ब है, कुड हैव। अच्छा, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी या किसी पे मॉनिटरिंग, इसको स्नूपिंग या एस्पिनाज भी बोलते हैं। एस्पिनाज इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांस सिनोनिम है, ठीक है, किसी पे जासूसी करने के लिए। दिस की वर्ब है वॉज ड्रिवन, सरकार की, गवर्नमेंट की वर्ब है सॉट। सब्जेक्ट वर्ब्स के पेयर सारे मिलाने चाहिए आपको, अगर नहीं मिलाओगे तो कुछ ना कुछ सेंटेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर रहेगा। चलिए, ये जो इसने बोला है ना मोबाइल फोन्स कुड हैव स्पाईवेयर, ये इसने तंज कसा है, ताना कसा है सरकार पे। ये स्पाईवेयर वही है जो सरकार खुद ही लोगों के मोबाइल में डाउनलोड करवाती है आजकल, सुना होगा आपने, पेगासस, है ना। तो ये जो मोबाइल फोन्स कुड हैव स्पाईवेयर, ये हमारे मिनिस्ट्री ने नहीं बोला, ये आर्टिकल बोल रहा है सरकार पे तंज कसने के लिए।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इट वॉज ऑल्सो अ रादर ब्लंट नज फॉर IT हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग बेसेस इन इंडिया बाय टैपिंग अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कह रहा है जी ये साथ ही साथ एक रादर था, रादर मतलब बजाय इन सब चीज़ों के, कह रहा है साथ ही साथ रादर ये बजाय इन सब चीज़ों के था एक ब्लंट सा नज। ब्लंट का मतलब होता है जो असरदार ना हो, है ना, और नज का मतलब होता है किसी के लिए हल्का सा प्रोवोकेशन, किसी को आप आगे बढ़ाते हो, मोटिवेट करते हो कि ये काम करो, है ना, तो उसको आप नज करते हो। कह रहा है इस तरह का एक नज था, और किसके लिए, IT के हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स के लिए, कि वो सेटअप करें मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को भारत में, और कैसे इस्तेमाल करके टैप करके एक PLI स्कीम को, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। कह रहा है विच हैज़ फाउंड फ्यू टेकर्स। कह रहा है ये वही स्कीम है जिसने बहुत कम टेकर्स को पाया है। इस स्कीम को यूज़ करने वाले, इस्तेमाल करने वाले लोग ना के बराबर ही हैं। आई बात समझ में। तो सरकार ने दुनिया भर के IT मैन्युफैक्चरर्स को ये बोला कि आपका लैपटॉप इंडिया में तो लाइसेंस के बिना आ नहीं सकता, पर आप ये कर सकते हैं भारत में अपना लैपटॉप बना लें, यहीं पे प्रोडक्शन कर लें, तो फिर आपके लैपटॉप के लाइसेंस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से एक नज दिया है हमने IT के हार्डवेयर प्रोड्यूसर्स को, लेकिन बड़ा ब्लंट सा है ये। ब्लंट का मीनिंग यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग होता है बिना असरदार। जो चीज़ बिल्कुल शार्प ना हो, बिल्कुल डल सी हो, उसको बोलते हैं ब्लंट। तो ये नज अपने आप में बड़ा ब्लंट सा है, इससे कोई मानेगा नहीं कि आप सोचो HCL जैसी कोई कंपनी या एक्सेंचर जैसी कोई कंपनी भारत में आके लैपटॉप बनाने लगे, ऐसा होने वाला है नहीं। टैप का मतलब होता है किसी चीज़ पे किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, यूज़ करना। चलिए, प्रोडक्शन लिंक स्कीम ये वो स्कीम्स होती हैं जिसमें जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे सरकार उतना आपका टैक्स माफ़ी करेगी। तो सरकार चाहती है आप यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करो और उसके बदले में हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे। कह रहा है जी बट कॉम्प्लेक्स PC कंपोनेंट वैल्यू चेन्स कैन नॉट क्रॉप अप ओवरनाइट एंड कंसर्न्स ऑल्सो फ्लेड अप अबाउट हाउ दिस मे हिट इंडिया सॉफ्टवेयर एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रोग्रेस। कह रहा है जी लेकिन ये जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स PC कंपोनेंट की वैल्यू चेन्स हैं, ये खड़ी नहीं हो सकती हैं, क्रॉप अप नहीं हो सकती हैं, इमर्ज नहीं हो सकती हैं रातों रात ओवरनाइट। और ये जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, ये भी फ्लेयर अप कर गए, ये भी निकल करके आए। और किस बारे में, अबाउट इस बारे में कि कैसे ये पूरी चीज़ हिट करेगी भारत के सॉफ्टवेयर और IT इनेबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट की मास्टरी को। तो ऐसा नहीं है रातों रात यहाँ पे कोई PC की इंडस्ट्री लग जाएगी पुणे के अंदर या अहमदाबाद के अंदर, क्योंकि इसके वैल्यू चेन्स के अंदर पार्ट अलग अलग जगह से आते हैं। जहाँ से जो पार्ट सस्ता मिलता है वहीं से मंगाया जाता है। हो सकता है मैन्युफैक्चर जो है इसकी चिप ताइवान से लेकर के आए, साउथ कोरिया से लेकर के आए, इसके कंपोनेंट्स दूसरे जो हैं, इसका पंखा जो है कंप्यूटर का आपके, हो सकता है नीदरलैंड से आए। तो ये सब चीज़ें पहले से सेट हैं, आप इनको रातों रात चेंज नहीं करवा सकते। वैल्यू चेंज की वर्ब है कैन नॉट क्रॉप अप। क्रॉप अप का मतलब होता है इमर्ज होना किसी चीज़ का। कंसर्न्स की वर्ब है फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब होता है किसी चीज़ का एस्केलेट होना, अचानक से बढ़ जाना। दिस की वर्ब है मे हिट। ठीक है, प्रोग्रेस मतलब आप समझते हैं मास्टरी है आपकी, एक्सपर्टीज। कह रहा है सेंसिंग अ बैकलैश द गवर्नमेंट वेंट इनटू डैमेज कंट्रोल डिफरिंग द कर्व टिल November 1 एंड प्रॉमिसिंग एक्सपीडिशियस अप्रूवल्स टू लाइसेंस रिक्वेस्ट। कह रहा है जी फिर अचानक से सरकार ने यू टर्न मारा। जब सरकार को ये बातें समझ में आई कि इससे तो बड़ा गलत हो जाएगा, हमने बोल तो दिया ये सब करना है लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, तो कह रहा है सेंस करते हुए एक बैकलैश को। बैकलैश का मतलब होता है एडवर्स रिएक्शन, बुरी प्रतिक्रिया। सरकार जो है फटाफट से डैमेज कंट्रोल मोड में चली गई, पूरे मामले को संभालने वाले मोड में चली गई। और ये काम उसने किया पोस्टपोन करते हुए, डिफर या पुट ऑफ करते हुए इन सभी रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों को November 1 तक, और वादा करते हुए बहुत तेज़ी से अप्रूवल्स का लाइसेंस की रिक्वेस्ट को। कह रहे वाइल मिनिस्टर्स asserted this was not a return to license राज era। जबकि मिनिस्टर ने असर्ट किया, ये जोर देके कहा कि ये एक रिटर्न बिल्कुल नहीं था, ये एक वापसी बिल्कुल नहीं थी लाइसेंस राज के युग की, लाइसेंस राज के एरा की। तो फटाफट गवर्नमेंट ने नेक्स्ट डे बोला कि ये कह तो दिया हमने लेकिन इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सरकार ने अपनी बात को डैमेज कंट्रोल मोड में ला करके ये बोला कि अब ये November 1 को करेंगे, अब 3-4 महीने बाद देखेंगे इस पर क्या करना है, और जब भी करेंगे आपको लाइसेंस बहुत तेज़ी से देंगे। और मिनिस्टर ने भी ये बोला कि लाइसेंस राज एरा की तरफ हम फिर से नहीं जाएंगे जिसमें आपको लाइसेंस देने के लिए घूस देनी पड़ती थी, है ना। तो ऐसा कुछ काम हम जो है इस बार नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट की वर्ब है वेंट, मिनिस्टर्स की वर्ब है असर्टेड, दिस की वर्ब है वॉज,
बैकलैश मतलब एडवर्स रिएक्शन, बुरी प्रतिक्रिया। डिफर करना यानी किसी चीज़ को आगे पोस्टपोन करना। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है फास्ट या क्विक। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको एनालाइज करके बताएगा ये सारी रेस्ट्रिक्शंस क्या करेंगी भारत के साथ लॉन्ग टर्म में। आगे कह रहा है जी, इवन इफ द इम्पोर्ट लाइसेंसेस विल बी इश्यूड इन मिनट्स एज इंडिकेटेड, द एंटायर स्पेक्टिकल इज अ हार्क बैक टू द अर्ली डेज of India's IT industry that was gradually freed up through the 1970s and 1980s। कह रहा है यहाँ तक कि अगर इंपोर्ट लाइसेंस को इश्यू भी किया जाएगा कुछ ही मिनटों में, जैसा सरकार ने इंडिकेट भी किया है, फिर भी ये पूरा जो स्पेक्टिकल है, जो नज़ारा है, वो एक हार्क बैक है, वो एक याद दिलाने वाली चीज़ है उन पुराने दिनों की जो है भारत की IT इंडस्ट्री के, जो कि धीरे धीरे फ्री की गई थी, जिसको आज़ाद किया गया था 1970 के दशक में और 1980 के दशक में। और तब साथ में क्या हुआ था, एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स आर लाइकली टू रिमेन ऑन एज टिल द लाइसेंसिंग क्राइटेरिया बिकम क्लियर। और इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं वो लाइकली हैं कि वो बने रहेंगे किनारों पे, ऑन एज पे। व्हेन यू आर ऑन एज, आप किनारे पे रहते हैं, नर्वस या रेस्टलेस रहते हैं, तो इंडस्ट्री प्लेयर्स भी नर्वस रहने वाले हैं जब तक लाइसेंसिंग क्राइटेरिया जो है क्लियर होता है, कैसे लाइसेंस मिलेगा, ये चीज़ जो है साफ़ होती है। आई बात समझ में? भले ही आप मिनटों में लाइसेंस दे दो जैसा आप बोल रहे हो, लेकिन नज़ारा जो है हमारे 1970 वाले उस दशक की हमें याद करवाता है जब आईटी इंडस्ट्री जो है लाइसेंसेस में फंसी हुई थी और सारे आईटी प्लेयर्स जो हैं बड़े परेशान हैं, वो अपने ऑन एज पे रिमेन हैं, रेस्टलेस बने हुए हैं जब तक लाइसेंस देने का क्राइटेरिया आप साफ साफ बता नहीं देते। लाइसेंसेस की वर्ब है विल बी इश्यूड, स्पेक्टेकल मतलब नज़ारा, इसकी वर्ब है इज, हार्क बैक मतलब याद दिलाना किसी पुरानी चीज़ की, दैट की वर्ब है वॉज फ्रीड अप, दैट आया इंडस्ट्री के लिए, प्लेयर्स की वर्ब है आर, व्हेन यू रिमेन ऑन एज तब आप किनारे पे बने रहते हैं या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस या परेशान रहते हैं, क्राइटेरिया की वर्ब है बिकम। क्राइटेरिया वही वाला नाउन है जिसकी प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म आपको याद रखनी है। सिंगुलर फॉर्म होगी क्राइटेरियन, ठीक है, और प्लूरल होगी क्राइटेरिया, याद है ना। ये सारे नाउन्स देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ग्रामर सीरीज के सेकंड या थर्ड पार्ट से निकाला है इस मैंने स्लाइड को। डेटम से डेटा, इरेटम से इरेटा, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, करिकुलम से करिकुला। तो अम वाले जो नाउन्स हैं जिनके लास्ट में यू एम आ रहा है उनको आप ए बना सकते हैं, प्लूरल बनाने के लिए उनका यू एम निकाल के ए लगा सकते हैं। वैसे रेडियस का रेडी, फोकस का फोकाए, फंगस का फंजाए, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाए, है ना, एल्यूमिनस का एल्यूमिनाई, ये सारे वर्ड जो हैं यूएस से आई बना सकते हैं। अगर ऐसा बनाएंगे तो ये भी प्लूरल बन जाएंगे, याद रखने पड़ेंगे। एक्सिस, क्राइसिस, बेसिस, थीसिस, एनालिसिस, इनके पीछे आई एस आ रहा है, ई एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे। फॉर्मूला के पीछे, लेकुना के पीछे सिर्फ ई लग जाएगा तो ये प्लूरल बन जाएगा। क्राइटेरियन से क्राइटेरिया, फिनोमिनन से फिनोमिना, इंडेक्स से इंडसिस, अपेंडिक्स से अपेंडिसिस, वोर्टेक्स से वोर्टिसिस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आज के क्विज में आपसे पूछा भी गया है और ये कितने हैं, 15-20 ही तो हैं, इन्हीं पे आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं हर एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लो, आज के क्विज में अप्लाई करना। चलो, कह रहा है जी, वुड इम्पोर्टर्स नीड टू जस्टिफाई इम्पोर्ट्स ऑफ कटिंग एज डिवाइसेस और अ सॉफ्टवेयर फर्म नीड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ न्यू हायर्स और फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर्स टू सिक्योर लाइसेंसेस। क्या इम्पोर्टर्स को ज़रूरत होगी, आयात करने वालों को ज़रूरत होगी जस्टिफाई करने की, सही ठहराने की अपने इंपोर्ट्स को कटिंग एज डिवाइसेस के, हाईली एडवांस डिवाइसेस के। कुछ नई चिप मंगा रहे हो आप, तो क्या सरकार को समझाना पड़ेगा कि क्यों मंगा रहे हैं हम, क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें। या फिर किसी सॉफ्टवेयर फर्म को कुछ नया खरीदना है, बाहर से कुछ मंगाना है, तो क्या उनको नए हायर्स या फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का प्रूफ देना पड़ेगा सरकार को कि ये जो लैपटॉप्स 1000 हमने मंगाए हैं ये हम आगे एक्सपोर्ट करेंगे। तो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें इन एक्सपोर्टर्स के और इंपोर्टर्स के दिमाग में चल रही है कि सरकार किस जो है बिना पे हमें लाइसेंस इशू करने वाली है। सवाल पूछा गया है आपसे, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा हुआ है। इंपोर्टर्स की वर्ब है वुड नीड, सॉफ्टवेयर फर्म्स की वर्ब है नीड, है ना, वुड यहाँ भी लगा हुआ है, दोनों ही जगह पे सवाल पूछा गया है और कंजंक्शन के साथ। कह रहा है इफ पीसी एंड टैबलेट इंपोर्ट्स विच फेल almost 28% in 2022-2023 to 5.3 billion are causing security fears because many come from China. The government can mandate testing norms to verify shipments. कह रहा है अगर सरकार सच्ची है
पीसी और टैबलेट्स के जो इंपोर्ट्स हैं जो फेल कर गए, जो गिर गए लगभग 28% 2022-23 में 5.3 बिलियन तक। तो एक तिहाई तो हमारे कम हो ही चुके हैं एक साल के अंदर। कह रहा है अगर यही इंपोर्ट्स कोज कर रहे हैं सिक्योरिटी फियर्स को, इन्हीं की वजह से सिक्योरिटी के फियर्स पैदा हो रहे हैं और सरकार सच्ची है क्योंकि ये चाइना से आ रहे हैं, तो सरकार मैंडेट कर सकती है, ज़रूरी बना सकती है टेस्टिंग की नॉर्म्स को वेरीफाई करने के लिए शिपमेंट्स को। हर लैपटॉप को चेक करवाने का प्रोसीजर रखवा दो, जो चाइना से आएगा अपने आप ही आपका मन का वहम भी निकल जाएगा। पर आप जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, इससे तो आप जो है इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दोगे। भारत में कोई कंपनी लैपटॉप बना के राजी नहीं है और बाहर से कोई लैपटॉप आप मंगा के राजी नहीं है। इंपोर्ट्स की वर्ब है आर कोजिंग, विच की वर्ब है फेल विच आया इंपोर्ट्स के लिए, मैनी की वर्ब है कम, गवर्नमेंट की वर्ब है कैन मैंडेट, मैंडेट करना किसी चीज़ को नेसेसरी या ज़रूरी बनाना। कह रहा है इफ द इंटेंट इज टू स्पर इन्वेस्टमेंट्स इट इज़ डिफिकल्ट टू बुली ग्लोबल मेजर्स इनटू कमिटिंग लार्ज आउटलेस एट वर्चुअल गन पॉइंट। कह रहा है अगर आपका इंटेंट ये है, इरादा ये है कि आप स्पर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं भारत में निवेश को, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए कि आप बुली कर पाएंगे, चिढ़ा पाएंगे बड़े बड़े ग्लोबल मेजर प्लेयर्स को। और किस काम में? कमिट करने में, वादा करने में, बड़े बड़े आउटलेज का, बड़े बड़े खर्चों का, इन्वेस्टमेंट का। और ये आप कमिट करवा रहे हैं जो है वर्चुअल गन पॉइंट पे, एक तरीके से बंदूक की नोक पे। इंडिया में अगर भेजोगे तो लाइसेंस लगेगा तुम्हारे सामान का, इंडिया में बनाओगे तो कोई लाइसेंस नहीं लगेगा। तो ये ऐसे बंदूक की नोक पे अगर आप किसी से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करवाते हो ग्लोबल प्लेयर से, व्हेन दे हैव अदर ईजियर टू डू बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स अराउंड द वर्ल्ड, जब उनके पास दूसरे ईजियर टू डू बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं पूरी दुनिया में, तो फिर बड़ा मुश्किल है उनको बुली करना और चिढ़ा करके इंडिया में लेकर के आना। समझ गए सेंटेंस को? इंटेंट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, दे की वर्ब है हैव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, आउटले का मतलब होता है खर्चा, किसी चीज़ पे मेजर सा एक्सपेंडिचर, स्पर का मतलब आप समझते हैं किसी चीज़ को मोटिवेट या इंकरेज करना। आगे कह रहा है जी एनी इंक्रीज इन कॉस्ट और लिमिटेशंस ऑन डिवाइस ऑप्शंस वुड ऑल्सो इम्प्लाई कोलेट्रल डैमेज फॉर इंडियाज कंज्यूमर्स। कह रहा है कोई भी अगर इंक्रीज आया, बढ़त आई दाम में, या फिर लिमिटेशन लगी डिवाइस के ऑप्शंस पे, पहले सारे तरह के डिवाइस यूज़ कर रहे थे, अब आपको कम जो है पावर वाले डिवाइस ही मिलेंगे भारत में, ऐसा कुछ लिमिटेशन लग गया, तो ये साथ ही साथ इम्प्लाई करेगा, इम्प्लीकेशंस देगा, मीनिंग निकालेगा कोलेट्रल डैमेज का भारत के कंज्यूमर्स के लिए। कोलेट्रल डैमेज का मतलब होता है जी साइड इफ़ेक्ट्स, इंसिडेंटल डैमेज, जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी हो गई। कंज्यूमर के लिए भी आप डैमेज कर दोगे, एक तरीके से कॉस्ट अगर बढ़ गई या डिवाइस के ऑप्शन कम हो गए तो आप भारत के कंज्यूमर को भी नुकसान पहुंचाओगे अपनी इस पॉलिसी से। इंक्रीज की वर्ब है वुड इम्प्लाई, इम्प्लाई करना किसी चीज़ का जो है मीनिंग निकालना है ना, इम्प्लीकेशंस देना। कोलेट्रल डैमेज आप समझ चुके हैं, इनडायरेक्ट आउटकम, सरकार चाहती नहीं है कि हम परेशान हो आम आदमी, लेकिन ये एक इनडायरेक्ट आउटकम हो सकता है, कोलेट्रल डैमेज हो सकता है, आम आदमी भी परेशान हो सकता है। कह रहे जी फॉर मैनी हाउस होल्ड्स एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस दिस इज नॉट जस्ट अबाउट क्रॉसिंग द डिजिटल डिवाइड बट ऑल्सो access to government services increasingly going online in a digital India। कह रहे बहुत सारे परिवारों और छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये महज नहीं है इस बारे में, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट, और किस बारे में? डिजिटल डिवाइड को क्रॉस करने के, तकनीकी जो खाई है उसको क्रॉस करने के। बड़े दुकानदारों के पास खूब टेक्नोलॉजी, कई घरों में खूब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हैं और कईयों में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डिजिटल डिवाइड को सिर्फ क्रॉस करने की बात नहीं है, बल्कि ये बात है एक्सेस करने की सरकारी सर्विसेज को लगातार बढ़ते हुए तौर पे जो ऑनलाइन जा रही हैं डिजिटल भारत में। ये कंप्यूटर, लैपटॉप जो है इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरकार जो है बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आप उनसे ये सारे चीज़ों को बढ़ा दोगे, दाम वाम बढ़ जाएंगे, तो लोग जो हैं सरकारी सर्विसेज का भी ठीक से फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दिस की वर्ब है इस। ये सेंटेंस समझ में आ गया ना? डिजिटल डिवाइड को तो हमें क्रॉस करना ही है, हर घर में कंप्यूटर तो लाना ही है, लेकिन सरकारी सेवाओं का भी लाभ हर आदमी को मिलना चाहिए, ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो। करेक्ट टेकन टुगेदर विद सम रीसेंट पॉलिसी प्लॉयज सच एज 28% GST ऑन गेमिंग बेट्स, द फ्रीज इन प्राइसेस ऑफ डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दिस डेवलपमेंट मेक्स फॉर एन ऑमिनस फ्लैशबैक फॉर इन्वेस्टर्स। कह रहा है जी साथ में ले लिया जाए कुछ रीसेंट पॉलिसी प्लॉयज को,
पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ पैंतरेबाजियों को अगर सबको साथ में देखा जाए, जैसे कि 28% आपने टैक्स लगाया जुए वाली ऐप्स पे और फ्रीज कर दिया डीरेगुलेटेड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को, कह रहे हैं इन सबको साथ में देख लिया जाए तो ये घटनाक्रम जो है ये मेक फॉर करता है, इंतजाम करता है एक ऑमिनस, एक अपशगुने फ्लैशबैक का पुरानी याद का इन्वेस्टर्स के लिए। 50 साल पहले भी इन्वेस्टर्स यही सब चीज़ें देखा करते थे। जो कोई पुराना इन्वेस्टर होगा उसके सामने फिर फ्लैशबैक आ जाएगा, 1970 वाले काम फिर से सरकार 2023 में कर रही है। इतना इतना टैक्स लगाना किसी इंडस्ट्री के ऊपर, डीरेगुलेटेड प्राइसेस पे फ्रीज ले आना, है ना, इंपोर्ट जो पे कर्ब्स लगा देना लैपटॉप्स के, कंप्यूटर्स के, यही तो 50 साल पहले हुआ करता था। चलिए, डेवलपमेंट की वर्ब है मेक फॉर करना, कंट्रीब्यूट करना या इंतजाम करना किसी चीज़ का। फ्लैशबैक यानी पुरानी यादें, थ्रोबैक भी बोलते हैं इसको। ऑमिनस का मतलब है अपशगुना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है ऑस्पिशियस यानी शगुन भरा। अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, एक्सेसिव टैक्सेशन एंड अ रिटर्न टू मैक्सिमम गवर्नमेंट कैन डिरेल इंडियाज रिफॉर्म स्टोरी। अनप्रिडिक्टेबल जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, जो कभी भी बदल जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो टैक्स लगाती है सरकार, और एक रिटर्न जो है वापसी है मैक्सिमम गवर्नमेंट की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस की तरफ। लाइसेंस लगेंगे, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ अप्रूवल चाहिए। कह रहे ये सब चीज़ें जो है ना डिरेल कर सकती हैं, पटरी से उतार सकती हैं भारत के रिफॉर्म की स्टोरी को, सुधार की कहानी को। समझ गए सेंटेंस? बड़ा आसान है। जल्दी से बढ़ेंगे अपने क्विज की तरफ। इस आर्टिकल के इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा पढ़ने में चैलेंजिंग था। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस पैसेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इंडिया की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी और एक्सेसिव टैक्सेशन का? सबसे बड़ा नुकसान इससे भारत को क्या होगा? इससे डिक्लाइन आएगा डिजिटल डिवाइड में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है उसको बूस्ट मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगी कंज्यूमर डिमांड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, या डिसरप्शन हो जाएगी, एक अपसेटिंग हो जाएगी इंडिया के रिफॉर्म के एफर्ट्स की और इकोनॉमिक ग्रोथ की? सिंपल क्वेश्चन है, जिसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है इसका आंसर निकाल लेगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच करें। ठीक है, खुद से निकालो आंसर और मेरे वाले से मैच करो। सेकंड पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है रीजनेबली ड्रॉ किया जा सकता है इस पैसेज से? किस निष्कर्ष को आप पूरे लॉजिक के साथ में निकाल सकते हैं? तो 4 कंक्लूजन आपको दिए गए हैं, हिंदी कर लो। एक कंक्लूजन आपका आंसर बनेगा, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हो उसी को आंसर बनाना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा हुआ है, वीडियो के नीचे जाओ, वहाँ से चेक कर लेना। थर्ड में आपसे फ्रेजल वर्ब पूछी है, हार्क बैक, ऑफकोर्स आप इसको जानते हैं, इसका मीनिंग बताना है। चौथे पांचवें में वन वर्ड्स हैं। पहली चीज़ जो अपशगुन भरी हो, दूसरी चीज़ जो शगुन भरी हो, दोनों लिख दिए मैंने, ताकि आप दोनों खुद से लिखोगे, दिमाग में आपके बैठेंगे दोनों वर्ड्स। 6वें में फ्रेजल वर्ब पूछी है एमिनेट फ्रॉम, इसका क्या मीनिंग है? तो क्रॉप अप फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, याद है ना? सही मीनिंग इस जो है फ्रेजल वर्ब का आपको बताना है। 7वें 8वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर जो आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी एरर आपको मिलने वाली है इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। मुलाकात लेंगे आपसे कल क्लास के अंदर। अंटिल देन